गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन दी basis of this economy part of Indian economy. So let's start with the question number 1. With reference to the agriculture infrastructure fund, consider the following statement. तो आपके सामने जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक फंड है, किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो फंड दिया जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर में किस स्पेसिफिक पे वो काम करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टॉपिक को इस तरीके से समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है द फंड इज यूज टू प्रोवाइड लोन्स एट कंसेशनल रेट्स टू FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है एंड अदर एंटरप्रेनर्स. The initiative is steered by NABARD in association with the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The scheme will be operational from 2020-21 to 2032 to 33. ठीक है जी, तो अभी इसकी कमिंग ईयर्स है, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपका भैया क्या सही स्टेटमेंट है और क्या गलत है. पहला तो AIF जो है वो एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है which was launched in July 2020, जिसका एम था टू प्रोवाइड ऑल अराउंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेनर्स, फार्मर ग्रुप्स लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स एंड मैनी अदर्स to create post-harvest management infrastructure and build community farming assets throughout the country. This aim is very important in this overall in this topic कि भाई ये फंड किस लिए दिया जाएगा? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हमें स्टोर करना है, वेयर हाउसिंग करना है हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए ये फंड एलोकेट किया जाएगा. ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, credit guarantee support through credit guarantee fund trust for micro and small enterprises scheme for loan up to rupees 2 crore and facility of convergence with the central and state government scheme. बहुत अच्छी बात है कि ये कवर भी कर रहा है, लोन भी कवर कर रहा है, टाइम से दे दोगे तो 3% की छूट भी है इंटरेस्ट की, ब्याज की. It is helping in reducing post-harvest losses by creating and modernizing agriculture infrastructure, which includes primary processing centers for vegetables, high-tech hubs for rental of agriculture machinery. ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये भी हमें समझना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स विच इज यूज टू प्रिजर्व and protect crops after they have been harvested. ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद उसको प्रोटेक्ट भी करना है, जैसे क्लीनिंग है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है एंड ट्रांसपोर्टेशन. इसका मेन मकसद यही है कि भाई जो भी क्रॉप्स है वो क्वालिटी और उसकी सेफ्टी बने रहे, उसकी लाइफ जो शेल्फ लाइफ है वो और भी एक्सटेंड हो, और उसको मेंटेन करने के लिए फार्मर्स को चाहिए फंड. एंटरप्रेनर जो फार्मर्स एंटरप्रेनर्स हैं उनको भी चाहिए फंड, जो छोटे तत्वे पे व्यापारी है, सो दैट दे कैन बी सोल्ड एंड कंज्यूम्ड एट अ लेटर टाइम. ये रिपीटेड है, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, ये उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा, कंसेशनल लोन्स टू FPOs एंड अदर इंटरप्राइजेज वाया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़. यानी कि इस सोसाइटीज़ के तहत ये फंड जो हमारे क्रेडिट ये हैं आपके FPOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फार्मर्स के, उनको भी दिया जाएगा. NABARD इसमें लीड करेगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. बिल्कुल सही है, पहला भी सही है स्टेटमेंट. तीसरा भी सही है कि भाई ये 2032 से 33 तक चलेगा, 2020-21 से स्टार्ट होके. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जिंजर, अदरक एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो. कोविड के टाइम में लोगों ने भर भर के अदरक का काढ़ा पिया. अदरक में मेडिकल जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी हेल्थ के लिए भी जो रक्षक है वो काम करती है. ये देख रहे हैं, इस तरीके से अदरक की खेती होती है. अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड अ फ्लैगशिप कैंपेन कॉल्ड जिंजर मिशन टू प्रमोट द इंडिजिनस वैरायटी साइंग मखीर. तो किस राज्य ने किया है खुद की लोकल
वैरायटी को भी प्रमोट करने के लिए जो अदरक है, असम, उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय। सही आंसर है मेघालय। यस, मेघालय ने ये लॉन्च किया फ्लैगशिप मिशन स्कीम कह सकते हैं एट द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर इन शिलोंग इन द प्रेजेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, इस मिशन का जो इंटेंट है या फिर एक एम है टू डबल द स्टेट्स जिंजर प्रोडक्शन टू एटलीस्ट 1.5 लाख मिलियन टन पर ईयर इन द नेक्स्ट 3 years अप फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 60,000 मिलियन टन पर ईयर। तो 60,000 से लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा करना है, ये मकसद है। और सरकार ने रोड मैप भी डेवलप किया है ताकि फार्मर्स की जो अर्निंग है थ्रू दिस जिंजर मिशन ज़्यादा हो सके। ये प्लान प्रमोट करता है इंडिजिनस वैरायटी साइंग मखीर को, ठीक है, विच इज़ एक्सट्रीमली मेडिसिनल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी है, तो ये प्लान उसको भी प्रमोट करेगा। अब थोड़ा सा जिंजर के बारे में देखें। 2021-22 देखोगे, 2022-23 देखोगे तो उसमें भी लगभग ऐसा ही है कि एमपी ने, ये टॉप वो स्टेट्स है जो आपके अदरक के प्रोडक्शन में लीड करते हैं। मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, सिक्किम, केरला, मेघालय। ठीक है, जिंजर कैसा क्रॉप है? जिंजर एक रेन फेड क्रॉप है। हो सकता है यूपीएससी जिंजर मिशन पे ना पूछे लेकिन जिंजर पे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए इसकी प्लांटिंग। ठीक है, इन द वेस्ट कोस्ट जिंजर प्लांटेड मंथ ऑफ मे आफ्टर समर रेन। मई के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड कैन बी प्लांटेड अंटिल मिड टू लेट फेब्रवरी एंड मार्च। ये मीडियम टेम्परेचर में ग्रो करता है, मॉइस्चर इन द एयर होना चाहिए। रेनफेड क्रॉप है तो आप समझ ही सकते हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है बट उनको इंटरवल्स में पानी ज़रूर देते रहिए। लैंड प्रिपरेशन और हार्वेस्टिंग पीरियड्स ऑफ ड्राई वेदर आर नीडेड थ्रू आउट। जो बारिश है, इंटरवल्स जो रेगुलर इंटरवल्स बारिश का चाहिए वो 1500 से 3000 जो है वो मिलीमीटर ऑफ रेन चाहिए हर साल, एवरी ईयर। अवेलेबल रेनफॉल एरिया शुड बी चूजन। एक ऐसा एरिया लेना चाहिए जो हर साल बारिश होती रहे रेगुलर टर्म्स में, इंटरवल में हमेशा पानी चाहिए। इफ़ कल्टिवेटेड इन एरिया जहाँ रेनफॉल इज़ लेस, वाटरिंग शुड बी डन एट रेगुलर। तो वहाँ पानी आप देते रहिए बट रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, प्रोडक्शन स्टेट मैंने आपको बता दिया है। 30-40% प्रोडक्शन जो वर्ल्ड का आता है पूरे इंडिया से आता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगाया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। भारत में ये लीडिंग स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, केरला, एमपी। सो दीज आर द लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस जिंजर। और तमिलनाडु के हायर रेनफॉल जो डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी और लोअर पालिनी हिल्स, यहाँ पे जिंजर बहुत जमकर कल्टीवेट होता है। बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिया, चाइना, जापानीज़, ये सभी देश के, जो हम तीनों देश के, भारत, चाइना, जापान के लोग जो है वो जिंजर को फूड में यूज़ करते हैं। ऑल द पीपल यूज जिंजर एज मेडिकल सब्सटेंसेस ऑल्सो। जुकाम है, डिजीनेस है, हाइपरटेंशन, सर में दर्द है, भैया अदरक की चाय पिलाओ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, डाइजेशन में, फीवर में, स्टमक डिसीज़ कोई होगी, जिंजर यूज़ करो। तो सोच सकते हैं कि अदरक के कितने ज़्यादा फ़ायदा है। कोविड में तो लोग अदरक को ही पीकर ठीक होते थे। चिन कॉल्ड ड्राई जिंजर, इसे पेपर, कई अदरक जो सूखा अदरक है वो मसालों में भी यूज़ किया जाता है। इवन ये म्यूकस जो है बॉडी में उसको रिमूव करता है बहुत लंबे टाइम के लिए। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ। एरोमेटिक एंड मेडिकल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिंजर विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ जिंजर बियर, जिंजर वाइन। आप सोच सकते हैं अदरक की वाइन भी बनती है, बियर भी बनता है। जिंजर पाउडर यूज़ होता है स्पाइस प्रोडक्ट्स में। फॉरेन कंट्रीज जिंजर यूज फॉर मेकिंग बिस्किट्स, केक्स, सूप्स एंड पिकल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विद रेफरेंस टू द लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट बताना है। They are dependent on complex wired networks backed by advanced IT infrastructure. It can be operated from anywhere by a bare minimum staff. The infrastructure for this system will be dependent on the existing system of payment such as UPI, NEFT and RTGS. अब देखिए, पहला गलत है,
सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि भाई ये डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग, थर्ड भी गलत है आपकी, ठीक है। इसीलिए आपका सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी बी स्टेटमेंट सही है। देखो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये अनाउंस किया कि भाई वो लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च करेंगे, खासकर इमरजेंसी में। जब ये 2022-23 में आरबीआई ने अनाउंस किया था, इसका मेन मकसद था टू प्रोवाइड रेजिलेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वाइल इंश्योरिंग एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। कई बार क्या होता है, जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे सिस्टम है, आपकी यूपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा इनको नेटवर्क चाहिए, वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेटवर्क अगर फेल हुआ, डिज़ास्टर हुआ, नेटवर्क नहीं काम कर रहा, तो भैया ये भी नहीं काम करेगा। कोई और ये है, कोई सर्वर डाउन हो गया तो ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन एलपीएसएस ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है, एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है और इस तरीके से इसे प्रोग्राम किया जा रहा है जो जल्दी ही आपकी पेमेंट हो सके, खासकर इमरजेंसी के टाइम पे। ये एज अ पार्ट ऑफ उत्कर्ष 2.0 इनिशिएटिव, आरबीआई विल पुट इन प्लेस रेजिलियंट फ्रेमवर्क फॉर ओवरसाइट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, एनईएफटी एंड आरटीजीएस. It would also look to upgrade RTGS system, including improvements to the existing ones and the introduction of new functionalities. तो मेन मकसद इसका भैया इन्हांस पेमेंट सिस्टम रेजिलियंस है। ये इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, विच इंश्योर रेजिलियंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सट्रीम एंड वॉलेटाइल सिचुएशंस। ठीक है, वॉर के टाइम पे, नेचुरल कैलमिटी के टाइम पे, जब आपके नेटवर्क डिसरप्शंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका ये सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इट सर्व एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर क्रिटिकल ट्रांजेक्शन्स, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल पेमेंट सर्विसेज। लाइट वेट सिस्टम प्रोवाइड्स अ पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, बहुत ही ईजी एक्टिवेट हो जाता है, विच कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली विद मिनिमल रिसोर्सेज। इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्किंग प्रोसीजर में देखें तो इसके बहुत मिनिमम ट्रेंड स्टाफ चाहिए, ये जो कोऑर्डिनेट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट पार्टिसिपेंट से। एसेंशियल ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा फोकस है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन बहुत सिंपल रखा गया है ताकि इंटीग्रेशन अच्छे से हो पाए। बेनिफिट्स में हम बताएं तो इसका नियर ज़ीरो डाउन टाइम ऑफ द पेमेंट है, ये इंश्योर करता है कि इमरजेंसी के दौरान जो पेमेंट है वो रुके ना। फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द इसेंशियल पेमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग बल्क पेमेंट, इंटरबैंक पेमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ कैश टू पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा फैसिलिटेट करता है। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेगा इन डिजिटल पेमेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल इनिशिएटिव टेकन बाय आरबीआई कि भाई आपका पेमेंट नहीं रुकना चाहिए। सोचो, आप ऐसा सोच रहे हो, किसी से आपको किसी से पेमेंट लेना है लेकिन इमरजेंसी में दे नहीं पा रहा, लेकिन अगर इस सिस्टम की हेल्प से आपको वो पेमेंट दे दे तो आपको कितना हेल्प होगा, है ना। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इसके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत केयरफुल करना है। टेस्टिंग वैलिडेशन ऑफ फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ रेगुलरली। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, पता चले कि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में वो काम करे ना, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग निरंतर होनी चाहिए। आरबीआई के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम जितने भी हैं वो क्वांटिटी मैनेज करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ासकर जब वो कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। As a result, they rely on complicated wired networks supported by the powerful IT infrastructure. Hence, statement 1 is not correct. Option A is the correct answer. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइम ऑफ डे टैरिफ नॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस गर्मी में जब हम अपने घर से निकलते नहीं हैं, एसी के बगैर रहते नहीं हैं। एसी तो बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है, तो इससे संबंधित है ये। अंडर दी टीओडी टैरिफ सिस्टम, द पावर टैरिफ ड्यूरिंग सोलर आवर्स शैल बी एटलीस्ट 20% हायर देन द नॉर्मल टैरिफ। टीओडी tariff would be applicable for commercial and industrial consumers having a maximum demand of 10 kilowatt and above. Tariffs during non-solar hours will be relatively higher as compared to solar hours.
ठीक है। टैरिफ क्या है? टैक्स है एक तरीके का। सरकार ने एक जो है अनाउंसमेंट दी है कि भाई डिफरेंशियल टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रखा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है समर में, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को मेंटेन करना है, इसलिए ये टैरिफ लगाया है ताकि लोग बड़े सोच समझ के इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें। तो भाई जो 8 आवर्स पीरियड है डे टाइम का, उसमें क्या डिस्काउंट रहना चाहिए, और जो आपके पीक पावर कंजम्पशंस आ रहे हैं उसमें कितना प्रीमियम या कितना चार्जेस लगना चाहिए। अंडर दिस TOD tariff system, the power tariff during solar hours, the duration of 8 hours a day as specified by the respective state electricity regulatory commission, जिसमें आपका 20% जो है वो लोअर देन दी नॉर्मल टैरिफ रहेगा, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो 20% लोअर रहेगा। अगर आप सोलर आवर्स में चला रहे हैं, आपके जो 8 घंटे हैं दिन के, उसमें आपको 20% नॉर्मल टैरिफ से आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन पीक आवर्स में जो पीक आवर्स है उसमें यही 20% आपका स्टैंडर्ड टैरिफ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, और 10% हायर हो जाएगा बाकी नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए। समझ में आया? एक होता है सोलर आवर्स, ठीक है, एक होता है सोलर आवर्स यानी दिन के घंटे, दूसरी कैटेगरी है नॉन सोलर यानी रात, तीसरी कैटेगरी है पीक। तो पीक टाइम पे आपको 20% ज़्यादा देना होगा, सोलर आवर्स में 20% आपको लेस देना होगा। ये बात हो रही है इंडस्ट्रियल, जो 20% हायर है ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए है, लेकिन जो आम आदमी है उसको 10% जो है भैया वो हायर देना पड़ेगा पीक आवर्स में, ठीक है। तो ये सोच समझ के यूज़ करना है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि भाई ये टैरिफ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे 10 किलोवाट या उससे भी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो भाई 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो चुका है। बाकी कंज्यूमर से एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 यानी अगले साल से। तो तैयार रहिए भैया। For consumers who have smart meters, the time of the day tariff will take effect immediately upon installation. During non-solar hours, predominantly thermal, hydroelectric and gas-based power is used, which is more expensive than solar power. As a result, power prices during non-solar hours will be significantly higher, reflecting the greater cost of electricity. लीजिए भैया, रात में जो नॉन सोलर है उसमें भी आपको रिलैक्स नहीं रहना है, उसमें भी आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तो सोच लीजिए कि क्या हाल होगा अगले साल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज टुडे विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। अब इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, नाम में ही पहले थोड़ा दिमाग लगा लो भैया, ई सॉइल क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, देन आई विल एक्सप्लेन ई सॉइल। It is made of cellulose mixed with a conductive polymer called PDOT. It can be used to grow seedling faster with fewer resources. It has very high energy consumption. Barley seedling cannot be grown in this type of soil. बहुत important है ये। क्या है ई सॉइल? देखा जाए, ये जो ई सॉइल है ये रूट सिस्टम को इनकरेज करती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप सॉइल की जो जड़ है, मिट्टी की जो जड़ है, जो जिसके अंदर आपने क्रॉप को उगा रखा है, उस जड़ को ये इनकरेज करती है। बार्ले सीडिंग ग्रो ऑन एवरेज 50% फास्टर इन अ न्यू रिसर्च, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि बार्ले सीडलिंग नहीं हो पाएगा, बल्कि वो और अच्छे से होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ग्रोइंग सबस्ट्रेट डिज़ाइंड फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन नोन एज ई सॉइल। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट सॉइल आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन एन एग्रीगेट सबस्ट्रेट और ग्रोइंग मीडियम सच एज कोकोनट, कॉयर और परलाइट, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन जो है जिसको हम ई सॉइल कहते हैं, ये उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। इट ऑल्सो यूज क्लोज सिस्टम डेट रीसर्कुलेट वाटर टू इंश्योर डेट ईच सीडलिंग रिसीव्स द न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर्स, ठीक है।
This implies that very little water is required and all nutrients are retained inside the system. तो जो ई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो आपके हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट में होगा, जिसके अंदर लो पावर बाय इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट रहेगा डेट कैन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द रूट सिस्टम एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है. और पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि डिराइव फ्रॉम द सेलुलोज एंड कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पीडॉट. ये ऑफर देता है लो एनर्जी सेफ ऑल्टरनेटिव टू प्रीवियस मेथड्स दैट रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. इट यूजेस लो एनर्जी एंड मिनिमाइजेस रिसोर्स कंजम्पशन. इट्स एक्टिव मटेरियल इज एन ऑर्गेनिक मिक्स्ड आइकॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं, बट उससे पहले 2-3 पॉइंट्स और हैं. ये कैसे काम करता है, जैसे कि बार्ले में ये टेस्टिंग हुई है. ठीक है. कैसे टेस्टिंग हुई है? When the roots of barley seedling were electrically stimulated for 15 days, they showed a 50% increase in the growth using e-soil. This research promotes more effective and sustainable development while increasing the variety of crops that can be grown हाइड्रोपोनिकली. ये और भी ज़्यादा तब फ़ायदेमंद हो जाती है जब हाइड्रोपोनिकली इसको यूज़ करता है. ऐसा प्लांट को हाइड्रोपोनिक्स होता है जहाँ पे सॉइल की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरिंग ओनली वाटर न्यूट्रेंट्स एंड सबस्ट्रेट अ समथिंग फॉर देयर रूट्स टू अटैच टू. हाइड्रोपोनिक में मतलब जहाँ सॉइल यूज़ हो रही है वहाँ पे भी ये बहुत काम कर रहा है, लेकिन हाइड्रोपोनिक में और अच्छे से काम करता है. दिस क्लोज सिस्टम अलाउज वाटर टू बी recirculated, ensuring that each seedling receives exactly the nutrients it needs. As a result, very little water is used and all the nutrients remain in the system, something that is not possible with the conventional farming. इसका जो बेनिफिट है, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा. कम पानी में भी आप क्रॉप्स को उगा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ई सॉइल टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो 4th स्टेटमेंट आपकी गलत थी, 2nd स्टेटमेंट आपकी सही है, 3rd आपकी गलत है कि इसका एडवांटेज जो है इट हैज़ वेरी लो एनर्जी. इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका क्या क्वेश्चन में क्या कहा था 3rd में कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है. नहीं, इसमें लो इलेक्ट्रिसिटी है. इट कैन बी यूज टू ग्रो सीडलिंग फास्टर विद द फ्यू रिसोर्सेज. बिल्कुल सही है. पहली भी सही है, 2nd भी सही है, 4th गलत है. हैंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन हेयर ओनली. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and also share your thoughts, your if you face any challenge in the preparation path of this UPSC examination, you may tell me in the comment box. You may take my number. If you need any guidance, any counseling session, I will be there for you. Thank you. Good day.